NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यूनिट 4। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले यूनिट के अंदर पढ़ा था फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और हमने पिछले यूनिट में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में पढ़ा था कि तीन टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने उसी चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है, और हमने प्रेशर क्या होता है उसको पढ़ा था लास्ट में। चलिए हम इस चैप्टर यूनिट 4 के अंदर प्रेशर से शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स acting on a unit area of the object. If P is the pressure, F is the force, and A is the area of contact, then pressure P is equal to force F divided by area A. The standard unit of measuring force is Newton, and the standard unit of measuring area is square meter or meter square. What is the standard unit of measuring pressure? It is Newton per meter square, which is also called what? It is called Pascal. चलिए हम प्रेशर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे साइंस की मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है। अगर हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं, हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। न्यूमेरिकल करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ें, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को नोट करें और उसके बाद पूछी गई इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करें। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर exerted by the solid object on the wooden plank. न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको नोट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? फोर्स F कितना है? 200 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? एरिया A कितना दिया हुआ है? 5 मीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? प्रेशर P। प्रेशर P का फार्मूला क्या है? फोर्स F डिवाइडेड बाय एरिया A। फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। तो 200 न्यूटन डिवाइड बाय 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 40 पास्कल्स। तो व्हाट इज द प्रेशर इन दिस? thus the pressure of 40 pascal is exerted by the solid object on the wooden plank. कितना आसान है न्यूमेरिकल करना और स्कोर भी करना। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अ ब्रिक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक. इट वेज 24 न्यूटन एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. फाइंड द प्रेशर exerted by the brick on the ground. न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें दी हुई है इंफॉर्मेशन फोर्स F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। एरिया A कितना है? 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसका एरिया है। और जब एरिया क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 30 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ? 0.3 मीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? ये हुआ 0.1 मीटर के बराबर। इन अदर वर्ड्स एरिया इज इक्वल टू 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.03 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि प्रेशर P का फार्मूला क्या है? फोर्स F डिवाइड बाय एरिया A, यानी P इज इक्वल टू 24 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.03 मीटर स्क्वायर। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आया है एंड दैट इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 800 पास्कल. So we can say that 800 pascal pressure is exerted by the brick on the ground.
समझे न्यूमेरिकल कैसे किया हमने? बहुत ही आसान होता है। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हमारी एक्सरसाइज दी हुई है उसको ज़रूर कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अब हम प्रेशर के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई हैवी ट्रक होता है, उसके अंदर 6 से लेके 14 टायर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें पता होना चाहिए प्रेशर के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, एक फोर्स का और एक एरिया ऑफ कांटेक्ट का। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एंड वाइस वर्सा। इसमें 6 से लेके 14 टायर इसलिए होते हैं कि इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है बढ़ेगा या कम होगा? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है प्रेशर कम होता है, तो नेचुरली ये ट्रक जो होगा वो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम डालेगा, जिसकी वजह से ये ट्रक जो है बड़ी स्मूथली रोड पे चल सकता है। सोचिए अगर ये टायर्स 4 होते तो क्या होता? बिल्कुल सही, अगर 4 टायर होते तो ये पूरा ट्रक अपने भार की वजह से ग्राउंड के अंदर दब जाता। दैट इज वाई वी से अ हैवी ट्रक is fitted with 6 to 14 tires. Why? These tires increases what? This tire increases the area of contact on which their weight acts and hence reduces their pressure on the ground. आपने बर्फ पर स्कायर्स को स्काइंग करते हुए देखा होगा। ये स्कायर्स क्या पहनते हैं? ये पहनते हैं बहुत ही लंबा फ्लैट स्काइस। इस स्काइस से वो स्नो के ऊपर स्लाइड आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जो स्काइज होते हैं उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो तो आपको पता है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, स्कायर्स जो है वो स्नो के ऊपर कम प्रेशर लगाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्कायर्स जो है वो आराम से स्नो पे स्लाइड कर सकते हैं। सो हमने क्या पढ़ा? स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर द स्नो। द स्काइज हैव अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट which reduces the pressure on the snow and enables the skier to slide over the snow without sinking in the snow. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा नाइव्स भी होती है, बाहर देखा होगा आपने एक्सेस वगैरह। इसकी जो एजेस होती है, जो कटिंग एजेस, वो हमेशा शार्प होती है। शार्प क्यों होती है? इसलिए शार्प होती है कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है। पर आपको पता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो तो प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रेशर जो है उस नाइफ को या एक्सिस को या ब्लेड्स को, चीज़ों को काटने में आसानी लाती है। तो व्हाट यू हैव सीन हियर, सी द फिगर ऑल्सो, द कटिंग एज ऑफ नाइव्स, ब्लेड्स, एक्सिस एक्सेट्रा आर शार्प, ड्यू टू विच the area of contact decreases and the pressure exerted by them increases. This large pressure helps to cut the object easily. तो कोई भी शार्पन ऑब्जेक्ट होता है ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं उस जब फाउंडेशन बनाते हैं वो फाउंडेशन बहुत ही वाइड होती है। उसकी फाउंडेशन वाइड क्यों होती है? हमने अभी पढ़ा कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। नेचुरल बात है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग होती है वो चाहती है कि ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम रहे और इसीलिए उनको फाउंडेशन बहुत ही वाइड बनानी पड़ती है ताकि वो श्रिंक ना कर जाए। और अगर फाउंडेशन वाइड नहीं होगी तो नेचुरल बात है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रेशर ग्राउंड पर बहुत पड़ेगा और वो बिल्डिंग सिंक कर जाएगी। व्हाट यू अंडरस्टूड इन दिस? फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड सो दैट द वेट ऑफ द बिल्डिंग may fall over a large area of the ground. So they exert less pressure on the ground and do not sink in due to the
एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। समझ आया आपको कि वाई द फाउंडेशंस ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग आर केप्ट वाइड, और बिल्डिंग सुरक्षित रहे। चलिए एक और एप्लीकेशन लेते हैं हम प्रेशर का। आप जो स्कूल बैग उठाते हो काफ़ी भारी लगता होगा आपको, पर आपने देखा होगा इस स्कूल बैग में जो स्ट्रैप होता है, यानी जो पट्टा होता है, वो हमेशा वाइड होता है, थिक होता है। क्यों? आपको पता है कि जब ये बैग आप लटकाते हो शोल्डर्स में, तो ये स्ट्रैप जो कि वाइड होता है वो शोल्डर के ऊपर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो तो ये प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। किसके ऊपर? शोल्डर के ऊपर। तो आपको जब प्रेशर आपके शोल्डर पे कम लगता है तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो और एक भारी बैग को उठा सकते हो। यानी आपने क्या समझा? अ स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप्स। वाई? सो दैट द वेट ऑफ द बैग may fall over a large area of the shoulder of the child, producing less pressure on his shoulders, making it more comfortable to carry a heavy school bag. Understood? Let us go for the next application. आपने आर्मी टैंक्स को देखा होगा फिल्मों में, टेलीविजन के ऊपर या पिक्चरों में। ये आर्मी टैंक होते हैं, उसमें बहुत सारे व्हील्स होते हैं और व्हील्स के ऊपर एक स्टील बेल्ट मूव करता है। ये स्टील बेल्ट मूव कर रहा है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका क्या काम है? आपको पता है जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर एक्सर्ट कितना होगा? लेस होगा। लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से आर्मी टैंक कभी जमीन पे सिंक नहीं होता। अ वाइड स्टील बेल्ट is provided over the wheels of army tank to have a large area of contact with the ground so that they exert less pressure on the ground and do not sink into it. Understood? आपने सभी एप्लीकेशन में देखा कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और वाइसी वर्सा अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। आपको पता है नेचर के अंदर भी आपने देखा होगा कि कैमल्स होते हैं, ये डेजर्ट के ऊपर बहुत आराम से स्विफ्टली चल पाते हैं, बट हॉर्सेस और डोंकी नहीं कर पाते। क्यों? कैमल के पैर को ध्यान से देखिए, उसके पैर बहुत ब्रॉड होते हैं, उनके फीट ब्रॉड होते हैं, और ब्रॉड फीट आपको पता है प्रेशर को कम एक्सर्ट करती है ताकि वो सैंड पे बहुत आराम से चल पाए। Animals like camels walk easily in deserts as compared to horses and donkeys. Why? Because they have broad feet, and broad feet exerts less pressure on the sandy ground. तो आपको समझ आया अभी तक कि हमने प्रेशर के एप्लीकेशंस पढ़े। अब क्या देखना चाहते हैं कि क्या लिक्विड में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है? आपको पता है लिक्विड्स के भी वेट होते हैं। आप एक किसी वेसल में अगर लिक्विड पोर करते हो तो लिक्विड का वेट भी होता है उसमें। तो ये वेसल के बॉटम पे और उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। पहली एक्टिविटी हम करेंगे टू शो द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। पहली एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं, यानी हम इस एक्टिविटी में दिखाना चाहते हैं कि लिक्विड जो होता है वो कंटेनर के बेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या चाहिए? हमारे को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब चाहिए, एक रबर बलून चाहिए, एक थ्रेड चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए। मेथड क्या करते हैं? हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब को, जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, उसको लेते हैं। एक एंड पर हम रबर बलून को थ्रेड के द्वारा टाई कर लेते हैं और इस ट्यूब को सीधी पोजीशन पे खड़ा रखते हैं और दूसरे एंड से हम पानी डालते हैं। वी टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड्स। टू वन एंड ऑफ द ट्यूब वी टाई अ रबर बलून with the help of a thread. Now hold the tube in vertical position and pour some water into it. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे?
आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका रबर बलून जो है वो बल्ज आउट कर जाता है, यानी कि आपका वाटर बलून जो है वो बाहर की तरफ उभर जाता है। आप कुछ पानी और डालिए ट्यूब में, तो आप देखते हैं कि साइज जो रबर बलून का होगा और बड़ा हो जाता है। What you have observed? You have observed that the rubber balloon bulges out on pouring water in the glass tube. Now you put more water in the tube. What happens? You will see that the size of the bulge increases further. तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि liquids also exert pressure on the base of the container in which they are put. जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उसके कंटेनर के बॉटम पे यानी बेस पर लिक्विड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर जो होता है वाटर का या किसी लिक्विड का बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, वो उसकी हाइट जो कॉलम की होती है वाटर कॉलम की, उस पे डिपेंड करता है। जितनी हाइट लिक्विड कॉलम की ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। एक और एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी है टू शो दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि लिक्विड वॉल्स जो होती है कंटेनर की उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस एक्टिविटी के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर साइड की ओपनिंग हो, रबर बलून चाहिए, थ्रेड चाहिए और पानी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब जिसका एक एंड साइड से ओपन हो, जैसे आपने नल का देखा होगा उसका साइड में ओपनिंग होता है, वैसे ही इस ट्यूब का साइड ओपनिंग हो। इस साइड ओपनिंग में आप एक रबर बलून को धागे से बांधते हैं और इस ट्यूब को बीच में से वर्टिकल पोजीशन में इसको हाथ में पकड़ते हैं, ऊपर से कुछ पानी ग्लास ट्यूब में डालते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि रबर बलून जो है वो बल्ज आउट कर देता है साइडवेज, यानी कि बलून का बल्ज होना ये बताती है कि लिक्विड का प्रेशर कंटेनर के साइड में भी है। अब आप थोड़ा पानी और डालिए ग्लास ट्यूब में, तो क्या देखते हो, रबर बलून और बल्ज करता है। आपको फिगर में नजर आएगा कि बी पोजीशन में रबर का बल्जिंग ज़्यादा है क्योंकि इसमें पानी का कॉलम ज़्यादा है। तो आपने क्या कंक्लूड किया इसमें? आपने कंक्लूड किया लिक्विड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स के ऊपर भी, और ये साइडवेज प्रेशर होता है जो लिक्विड एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, इसे हम लैटरल प्रेशर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टर्म क्या है? लैटरल प्रेशर। व्हाट इज लैटरल प्रेशर? साइडवेज प्रेशर exerted by a liquid on the walls of the container is called lateral pressure. जब आपने ज़्यादा पानी डाला तो रबर बलून ज़्यादा बल्ज किया। उसका रीज़न ये है कि जितना कॉलम वाटर कॉलम ज़्यादा था उसने ज़्यादा प्रेशर साइडवेज एक्सर्ट किया। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे कि जितना डेप्थ पानी का बढ़ता है कॉलम के अंदर उतना ही लेटरल प्रेशर ज्यादा होता है। रिवीजन एट अ ग्लांस। चलिए फ्रेंड्स, हम रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर P इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू फोर्स F डिवाइड बाय एरिया A. What is the standard unit of measuring pressure? The standard unit of measuring pressure is Newton per meter square, which is also called Pascal. Point number 3. Pressure is exerted by liquids due to its own weight. Point number 4. Liquids exert pressure on the base of the container. Point number 5. Liquids exert pressure on the walls of the container. तो आपने यूनिट को रिवाइज भी कर लिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस यूनिट को अच्छे से समझा होगा।
तो अब आप जो है इस यूनिट की दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करिए करेक्टली। आपके आंसर्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज करना। ऑल द बेस्ट, डू वेल।